चलो सो हाय एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने आपने आई होप आपने पहला लेक्चर देख चुके अमेंडमेंट का, जिसमें अपन ने पहले 4 चैप्टर के अमेंडमेंट प्लस कैपिटल गेन का बहुत डिटेल डिस्कशन हो चुका है। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। छोटा सा अमेंडमेंट है, बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन 3 ऐड किया है इन सेक्शन 28 ओके विद इफेक्ट फ्रॉम 25-26 टू क्लेरिफाई दैट इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट, क्लियर कट बोला है, residential house or part of the house by owner shall not be chargeable under the head PGBP and shall be taxable under the income from house property। अब आप बोलेंगे ये तो क्या लिखा है इसमें? ऑब्वियसली सर प्रॉपर्टी का इनकम तो एचपी में आता है, लेकिन अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंपोजिट रेंट, जहां पे कुछ इनकम बिजनेस इनकम माना जाता है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाता है, ये उससे रिलेटेड अमेंडमेंट है। तो देखो अमेंडमेंट क्या है। तो ये जो नया एक्सप्लेनेशन इट्स ओनली फॉर रेसिडेंशियल हाउस, इट्स नॉट फॉर कमर्शियल। तो कमर्शियल के लिए जो अपन ने पढ़ा वैसे ही होगा। इफ देयर इज अ लेटिंग ऑफ एनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अलोंग विद लेटिंग आउट अदर एसेट्स एंड टू लेटिंग आर नॉट सेपरेबल, मतलब दोनों साथ में ही लेट आउट करना पड़ेगा। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर बिना एसेट्स के हम अगर घर को लेट आउट नहीं कर सकते तो वो डायरेक्ट बिजनेस इनकम में जाएगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, है ना। अगर मेरा वो एक्टिविटी है तो बिजनेस इनकम में जाएगा, बट वो मेरा मेन एक्टिविटी नहीं, मैं कभी कभार करता हूं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको होटल का एग्जांपल दिया था कि आप होटल में जब रहने जाते हैं तो दे हैव टू लेट आउट रूम अलोंग विद ऑल द एसेट्स। बिना एसेट्स को लेट आउट नहीं कर सकते। तो मैंने क्लास में कहा था कि होटल वालों को जो इनकम मिलता है वो बिजनेस इनकम में आता है। तो बट यहाँ पे उन्होंने भी क्या बोला है, सच इनकम टैक्स अंडर दैट इवन आफ्टर द अमेंडमेंट। In other words, explanation 3 to section 28 cannot override section 50C। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन डाला है यहाँ पे, बट उन्होंने वापिस क्या बोल दिया है, क्या बोला देखो, इफ द लेटिंग आउट प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद, ये तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, इनकम वुड बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 अंडर 56 टू इवन आफ्टर अमेंडमेंट। इन अदर वर्ड्स मतलब ये अमेंडमेंट हुआ है, एक्सप्लेनेशन हुआ है, बट उन्होंने बोला कि नहीं, अपन ने जो पढ़ा था वो एज इट इज रहेगा। तो आपको एग्जाम में जैसे अपन ने पढ़ा है वैसे ही करना है, ये एज सच अपने कुछ काम का नहीं है, तो जस्ट पढ़ के छोड़ दो इसको। नाउ पीजीपी में एक छोटे 1-2-3 अमेंडमेंट्स हुए हैं। पहला अमेंडमेंट हुआ है नेशनल पेंशन स्कीम, है ना, एनपीएस। अभी एनपीएस के बारे में आपको बहुत सारी चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक छोटा सा रिविजन लेता हूं। एनपीएस में जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैं पहले रिवीजन ले रहा हूं, बाद में अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा। सो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है जो अपन ने पढ़ा है, वो एम्प्लॉय के लिए सैलरी इनकम है एंड एम्प्लॉयर के लिए डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 36। एम्प्लॉयर के लिए क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, प्लस जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उसको मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी, प्लस उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी ऐड हो जाएगा। तो इतना अपन ने डिस्कस किया है। अपन ने क्या किया है, इतनी सारी चीजें अपन ने क्या की है, डिस्कस की है, बराबर है क्या? ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। ये अपन ने पढ़ा है। अब इसमें अमेंडमेंट क्या मैं बताता हूं। तो क्या क्या ध्यान में रखना है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एनपीएस वो अपने लिए सैलरी इनकम है। सेकंड पॉइंट, उसको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 36 क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है। एंड तीसरा, आपके लिए मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी, आपका कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर का, दोनों का मिला के जो कंट्रीब्यूशन है उसको आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो इतनी सारी चीजें आपको क्या करना है, लर्न करना है। मतलब ये ऑलरेडी आपको पता है। अभी अपन पढ़ते हैं अमेंडमेंट क्या हुआ है। आइए देखो, सेक्शन 36 में मिलता है, प्रोवाइड दैट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द अकाउंट ऑफ एनपीएस एज रेफर्ड टू 80 सीसीडी शैल बी ऑलवेज अ डिडक्शन व्हाइल कंपनी बिजनेस इनकम, बराबर है। तो अमेंडमेंट क्या हुआ है, अब ये 14% हुआ है। कितना हुआ है, 14% हुआ है। पहले कितना था, 10 था, क्या 12 था पहले? पहले 10 था, अभी कितना हुआ है, वो 14% हुआ है। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि ये इंक्रीज होकर कितना हुआ है, 14% हुआ है। बट ये कब होगा, अगर एम्प्लॉय एटीआर में है,
ये इंपॉर्टेंट है, कब? एम्प्लॉय ऑप्ट फॉर ATR, एम्प्लॉय ऑप्ट फॉर ATR है तो वैसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर 10% ही मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेक्शन 37 में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, देखते हैं वो क्या है। नाउ अभी देखो क्या बोला है, सेक्शन 37 क्या है, जनरल डिडक्शन। तो पहले सेक्शन 37 क्या पहले देखते हैं। अपन ने डिडक्शंस को दो पार्ट में पढ़ा है, कुछ डिडक्शंस हम क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 32, 36 एंड अदर जो डिडक्शंस है वो आता है अंडर सेक्शन 37। सो 37 में आपको डिडक्शंस क्लेम करते हैं, तो उसमें एक अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, तो जनरल डिडक्शन है, जो एक्सपेंस 32, 36 में कवर नहीं होते उन सबको हम कहां ले जाएंगे, 37 में। देखो क्या हुआ है, सेटलमेंट अमाउंट शुड नॉट बी अलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंस। तो अगर एग्जाम में आता है कि हमने सेटलमेंट करने के लिए कुछ अमाउंट पे किया तो वो भी डिसअलाउ होगा। टू क्लेरिफाई दिस प्रोपोजिशन, एक्सप्लेनेशन 3 इंसर्टेड टू क्लेरिफाई दैट expenditure incurred by SSC for any purpose which is an offense or prohibited by law। हाँ, मतलब अगर कौन सा सेटलमेंट कोई तुमने ऑफेंस किया है ना, या कोई प्रोहिबिशन किया है जिसका तुमने कोर्ट में सेटलमेंट किया है, तुमसे गलती हुई है, इसको तुमने सेटलमेंट किया है। ओके, shall include expenditure incurred by SSC to settle the proceeding initiated in relation to contravention under any law as may be notified by the सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये डिसअलाउ होगा। तो सेटलमेंट अमाउंट कौन सा डिसअलाउ होगा, ऑफेंस है, प्रोहिबिशन है, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी लॉ है। इन तीन चीजों को सेटल करने के लिए तुमने कुछ सेटलमेंट अमाउंट दिया, कौन सी तीन चीजें, ऑफेंस, प्रोहिबिशन बाय लॉ एंड तीसरा कॉन्ट्रवेंशन अंडर एनी लॉ। तो इन चीजों को एडजस्ट करने के लिए अगर तुमने कोई भी सेटलमेंट किया है कोर्ट में ऑफिशियली पैसा देके, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना है। लास्ट पीजीबी का मेन अमेंडमेंट सेक्शन 40B में हुआ है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। अब रेम्यूनरेशन टू पार्टनर में अपन ने क्या पढ़ा था, पहले अपन ने 3 कंडीशंस पढ़े थे कि पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसका डिडक्शन कब मिलेगा। पहला कंडीशन क्या है, पार्टनर मस्ट बी वर्किंग पार्टनर। सेकंड, रेम्यूनरेशन मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड एंड तीसरा, पेमेंट मस्ट पर्टेन टू पीरियड आफ्टर पार्टनरशिप डीड। तो इस कंडीशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, चेंज यहां पे हुआ है। डिडक्शन कितना मिलता है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल रेम्यूनरेशन अलाउड टू ऑल द पार्टनर, क्वेश्चन में दिया जाएगा। दूसरा अपन निकालते हैं मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, जो डिपेंड होता है बुक प्रॉफिट के ऊपर। इसके ऊपर डिपेंड है बुक प्रॉफिट के ऊपर, तो उस बुक प्रॉफिट का डिडक्शन आपको चेंज हुआ है। तो बुक प्रॉफिट में लिमिट ये 3 लाख हुआ है, ये सॉरी ये 6 लाख हुआ है और ये 3 लाख हुआ है। तो पहले कितना था यहाँ पे, पहले 1.5 लाख और 3 लाख था। तो अभी लॉस होता है तो मैक्सिमम कितना होगा, 3 लाख रुपीज और एक्चुअल विच एवर इज लेस, एंड प्रॉफिट होता है तो फर्स्ट 6 लाख के लिए 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 3 लाख विच एवर इज हायर लेना है एंड बैलेंस पे 60%। तो पहले आप जो 1.5 लाख करते थे उसकी जगह पे अभी कितना होगा, 3 लाख। ठीक है, एंड यहाँ पे 3 लाख की जगह कितना होगा, 6 लाख रुपया होगा। तो अभी ये बुक प्रॉफिट निकालने का सिस्टम बदल गया। तो एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, है ना, एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं ताकि कोई डाउट नहीं रहेगा। सपोज आपका बुक प्रॉफिट है 7,90,000, या से 8 लाख एंड एक्चुअल रेम्यूनरेशन है 6,50,000। तो अपन निकालते हैं मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन। ठीक है, सो maximum remuneration shall be lower of the following। so नीचे जो अमाउंट आएंगे उसमें से क्या होगा, लोअर होगा। पहला, एक्चुअल जो 6,50,000 क्वेश्चन में दिया है इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर। सेकेंड, बुक प्रॉफिट कितना है, 8 लाख, अभी 6 लाख के हिसाब से लेना है। तो फर्स्ट
6 लाख बुक प्रॉफिट। पहले अपन 3 लाख करते थे, कितना होगा? 6 लाख का 90% और 3 लाख, विच एवर इज हायर, तो ये होगा 5,40,000, है ना। 6 लाख का 90%, 5,40,000 और 3 लाख। बैलेंस कितना है? 2 लाख, उसका 60%, 1,20,000, तो 6,60,000 होगा। कितना होगा? 6,60,000। ठीक है, समझा आपको? तो ये चेंज कहां पे हुआ? यहां पे हुआ, यहां पे हुआ। तो पहले अपन जो 3 लाख लिखते थे, अभी कितना करना है? 6 लाख। तो पहले 6 लाख तक जो भी प्रॉफिट उसका 90%, उसमें चेंज नहीं हुआ है। तो 6 लाख का 90% 540 होगा। सो 540 और 3 लाख, विच एवर इज हायर इज 540। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस कैसे आया सर? मैंने 8 लाख में से 6 लाख को माइनस किया। बैलेंस कैसे है वो भी लिख देता हूं, 8 लाख माइनस 6 लाख, 2 लाख का 60%, 1,20,000, और 2 लाख उसका 60, 120। तो विच एवर इज, इसमें से क्या है? लोअर है, तो फिर कितना वाला होगा? अलाउड 6,50,000। यहां पे डिसअलाउ कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो भी होगा यहाँ पे अपने पे भी 685 किया है, तो पूरा अलाउ हो रहा है, तो यहाँ पे डिसअलाउ कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे ये प्रोविजन काम करता है। तो अभी 3 लाख का कितना करना है आपको? 6 लाख करना है बस। तो पहले 6 लाख और 1.5 लाख का 3 लाख है, तो पहले 6 लाख तक 90% और 3 लाख, विच एवर इज हायर, 6 लाख के ऊपर है तो उसका 60%। तो टोटल अपना आंसर है 660 एंड 650, लोअर इज 650, तो 650 आला होगा। मैंने खर्चा भी 650 दिखा है, तो कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा। तो इसको आराम से लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लो फटाफट, ठीक है। या फिर बाद में पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए, नाउ कैपिटल गेन में सबसे पहला चेंज आपको इंडेक्स कितना लेना है? 363 लेना। अपन ने लास्ट टाइम 348 लिया था, कितना लेना है? 366। और कैपिटल गेन को ऑलरेडी डिस्कशन में पहले लेक्चर में बहुत डिटेल में कर चुका हूं, तो अभी कुछ बचा नहीं, छोटी मोटी चीजें बता देता हूं। नाउ पहला अमेंडमेंट हुआ है टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट में, जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है ना उसमें चेंज हुआ है ना। देखो पीरियड ऑफ होल्डिंग में कहां पे चेंज हुआ है बताता हूं। जो 36 था ना उसको 24 कर दिया है। तो अपने पास 12, 24, 36 था ना, तो देखो अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है। तो ये जो पहले 4 एसेट्स है उसमें अभी भी 12 है, नो अमेंडमेंट। कौन से? लिस्टेड शेयर्स इन इंडिया, यूनिट्स ऑफ ड्यूटी है, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, मतलब जहां पे 65% आपने जो इन्वेस्ट किया उसमें से 65% पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है। एंड 0 बॉन्ड, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, इन सब के लिए 12 मंथ्स ही है। तो ग्रेटर देन 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म है, लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स क्या है? शॉर्ट टर्म है। तो पहला पार्ट एज इट इज रहेगा। सेकेंड, अनलिस्टेड शेयर्स, इमूल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, इसमें भी वही रहा, नो चेंज, 24 मंथ्स। तो अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, इनके लिए पहले भी 24 था, अभी भी 24 है। तो जो कैटेगरी 3 में जो अदर एसेट्स आते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं गुडविल आएगा सर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, है ना, एग्जाम्पल ले रहा है। सब कोई भी एसेट्स है जो पहले 2 में नहीं है, उसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है? ये आफ्टर चाहिए बस, ठीक है, उतना चेंज कर लेना। तो ये 22 जुलाई के पहले 36 बनता, लेकिन 22 जुलाई के बाद कितना होगा? ये कितना होगा? ये 24 हो गया। कितना हो गया? ये 24 हो गया। तो बिफोर 22 जुलाई 36 था दोनों केस में। कितना था पहले? बिफोर 36 था, अभी कितना हो गया? 24 हो गया। मतलब क्या? ध्यान से सुनना। तो 22 जुलाई तक अगर डेट ऑफ ट्रांसफर है तो दोनों केस में 36 ही रहेगा, लेकिन 22 जुलाई के बाद कितना हो जाएगा? फिर वो 24 होगा। सो सपोज मैंने एसेट एक आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। 10 जुलाई मैंने 22 को एसेट लिया है,
अगर हम ट्रांसफर करते हैं 15 जुलाई 24 को, लेट्स से गोल्ड है, ठीक है, तो ये ट्रांसफर कब हुआ है, ये हुआ है बिफोर 22 जुलाई 24। तो यहाँ पे 36 मंथ के हिसाब से देखा जाएगा कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, क्योंकि 22 जुलाई के पहले हुआ है। लेकिन अगर ये ट्रांसफर होता है 30 जुलाई 24, जो कि आफ्टर, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई है, तो फिर ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म 24 मंथ्स के हिसाब से देखा जाएगा। बस ये अमेंडमेंट है, समझा आपको। तो 22 जुलाई या उसके पहले ट्रांसफर है तो 36 के हिसाब से होगा, 22 जुलाई या उसके बाद है तो 24 के हिसाब से होगा। तो अभी एग्जाम में आपको चेक करना है ना। आपके लिए कैपिटल गेन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ गए, तो इतना आपको अदर एसेट्स के लिए ध्यान में रखना है। अदर मतलब कौन से, जो पहले दो में नहीं है, मतलब कौन से, ये छोड़ के। तो मैंने पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में जो दिए है वो छोड़ के, अगर इफ यू कम अक्रॉस एनी एसेट इन एग्जाम, तो प्लीज घाई मत करना। मैंने जैसे बनाया डायग्राम बनाना कि ये डेट ऑफ परचेस है और ये डेट ऑफ ट्रांसफर है। तो 22 जुलाई के पहले तो 36 के हिसाब से दिमाग लगाना है, 23 जुलाई या उसके बाद है तो फिर अपने को दिमाग 24 के हिसाब से लगाना है। कितने के हिसाब से, 24 के हिसाब से। आई होप इट इज क्लियर। इसको लिख के रखना, मैं हर एक आपको डायग्राम बना के दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, बायबैक अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वापस एक बार करते हैं कि बायबैक में अमेंडमेंट क्या हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर 3 में बता दिया था, 1 अक्टूबर के पहले और बाद में, है ना। तो 1 अक्टूबर के पहले क्या था, बायबैक पे टैक्स कौन देती थी, कंपनी। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद अभी टैक्स कौन देगा, कौन देगा, यस, तो ये शेयर होल्डर देगा। कौन देगा, शेयर होल्डर। एंड पहले कौन टैक्स देता था, कंपनी। तो 1 अक्टूबर 24 के पहले बायबैक पे जो भी अपने को कैपिटल गेन होता था उस पे टैक्स कंपनी देती थी। अभी 1 अक्टूबर 24 के बाद अगर बायबैक होता है 1 अक्टूबर 24 के बाद, तो अपने लिए टैक्स देना है, बट कैपिटल गेन में नहीं। इंपॉर्टेंट क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, एज पर रेगुलर इनकम वो टैक्सेबल होगा और उसके अगेंस्ट तुम कोई भी खर्चा क्लेम नहीं कर पाओगे। एंड इसको डीम डिविडेंड माना जाएगा। क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड, जो अपन चैप्टर 8 में कंसिडर करने वाले हैं। तो इसको हम क्या मानेंगे सर, डीम डिविडेंड मानेंगे। क्या मानेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज अ डीम डिविडेंड। या तो कोई प्रॉब्लम, सिंपल। तो 1 अक्टूबर 24 के पहले क्या एग्जाम में लिखोगे, टैक्स एंड सब कंपनी। 1 अक्टूबर 24 के बाद क्या लिखोगे, वर्किंग वैसे ही करना है कैपिटल गेन को, उसमें चेंज नहीं होगा, वो अपने लिए टैक्सेबल होगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एज अ डीम डिविडेंड टैक्सेबल होगा, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, चलिए देन एक अमेंडमेंट हुआ है, बट कुछ काम का नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी। ये इंपॉर्टेंट है, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो मैंने कहा था एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है। अच्छा, अब डायरेक्ट लेक्चर 2 मत देखना, मैंने लेक्चर 1 में आपको कैपिटल गेन का बहुत डीप डिस्कशन किया है, तो इसमें ऐड क्या हुआ है ये ध्यान में रखना है, ये पॉइंट सबको ध्यान में रखना है। बाकी तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था। तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग 23 जुलाई के बाद ट्रांसफर होता है, तो होता है 23 जुलाई के बाद, तो फिर इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, बट किसको मिलता है अपन ने पढ़ा है। तो इंडिविजुअल ऐसे तो मिलेगा, लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। एंड 23 जुलाई के बाद परचेस करेंगे तो मिलेगा ही नहीं। तो 23 जुलाई के अगर पहले परचेस किया है तो इंडिविजुअल एचएफ को मिल सकता है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, इसलिए लिखा है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। ये अपन ऑलरेडी चैप्टर लेक्चर 1 में मैंने आपको बहुत बड़ा डायग्राम बना के दिया, उसमें ऑलरेडी ये कवर हो चुका है, तो ये बस ध्यान में रखना है। ना यही देखो, ये डायग्राम आपने देखा था, ये देखो, ये टेबल में इतना बड़ा डायग्राम आपको ऑलरेडी लेक्चर 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अभी ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी हो चुका है। चलिए अभी अपन आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये बायबैक का जो मैंने बता दिया, ये डीम डिविडेंड में सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई ऐड किया गया है, एंड इसको एज अ डीम डिविडेंड माना जाएगा। क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड कितना, हाँ अभी यहाँ पे देखो क्या, रिगार्डलेस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट है। अपन ने डीम डिविडेंड में 5 क्लॉज पढ़े, क्लॉज ए बी सी डी, उसमें क्या लिखा है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यहाँ पे क्या बोला है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना इंपॉर्टेंट नहीं है,
आपको बायबैक पे जो भी फायदा होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, उसका टीडीएस भी कट होगा 194 में वो। ठीक है, एंड ये प्रोविजन कब अप्लाई होगा, ये अपन ने पढ़ा होगा 1 अक्टूबर के बाद। 1 अक्टूबर के पहले कंपनी टैक्स देता था, 1 अक्टूबर के बाद होगा। देन और एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है फैमिली पेंशन में। ये जो डिडक्शन 15,000 था उसको 25,000 कर दिया है। सो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, और 15,000 पहले अपन क्लेम करते थे, अभी 15 की जगह 25,000 तक आपको क्या करना है, क्लेम करना है। कितना क्लेम करना है, 25,000 तक। ठीक है, चलिए ये सिंपल सिंपल अमेंडमेंट्स है। क्लबिंग सेट ऑफ में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, वो एनीवे सिंपल चैप्टर होता है। डिडक्शन में कुछ अमेंडमेंट्स है, एक बार वो आपको बता देता हूं मैं। डिडक्शन में अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया, 80 सीसीडी में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है। 80 सीसीडी में क्या हुआ है, छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है। क्या अमेंडमेंट हुआ है, एकदम सिंपल देखो। 80 सीसीडी कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, हु कैन क्लेम बेनिफिट, इंडिविजुअल इररिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंट स्टेटस। मतलब आपके लिए मेरे लिए कितना डिडक्शन मिलेगा, पहली बात करते हैं सैलरीड एम्प्लॉय, लोअर ऑफ द फॉलोइंग मिलेगा, द अमाउंट्स वर डिपॉजिटेड और मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। कितना मिलेगा, 10% ऑफ सैलरी मिलेगा। ठीक है, ओके। एंड इसमें 14 कब मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आपको 14 में मिल सकता है। अभी अमेंडमेंट यहां पे जो अपन ने पढ़ा है कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना मिलता है आपको, 10% ऑफ सैलरी, 14% इफ एसएससी ऑफ फॉर एटीआर, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में 14% है। मतलब अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, अब सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 14% ही था, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो 2 ऑप्शन है। अगर तुम रेगुलर स्कीम में हो तो 10% ही मिलेगा, लेकिन तुम एटीआर पे जाते हो, इसमें जाते हो एटीआर, तो कितना मिलेगा, 14%। तो अमेंडमेंट कहां पे हुआ है बता देता हूं। 80 सीसीडी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 14% ऑफ सैलरी, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 2 ऑप्शन, पहला है 10% ऑफ सैलरी, दूसरा है 14% ऑफ सैलरी। कब, अगर एसएससी ऑफ फॉर एटीआर, तो एटीआर में कितना मिलेगा, 14% मिलेगा। बस ये अमेंडमेंट है, बाकी सब कुछ सेम ही है। बाकी आपको कोई नया पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज है। तो ये आपको लिख कर रखना है कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट है तो 14 ही था, अदर देन गवर्नमेंट है तो 2 ऑप्शन है। रेगुलर केस में 10% है, एंड अदर देन सेंट्रल मतलब अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलर 10%, एटीआर में कितना मिलेगा आपको, 14% मिलेगा। बस दिस इज द सिंपल अमेंडमेंट। व्हाट इज सैलरी हियर, बेसिक प्लस डीए। ये मैंने अभी आपको लिख के दिया कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी इनकम मानेंगे। इसका रिडक्शन कब नहीं मिलेगा, व्हेन ऑप्टेड फॉर एटीआर एक्सेप्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो एटीआर में अपने कंट्रीब्यूशन का रिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन एम्प्लॉयर का मिलेगा। आई रिपीट, एटीआर में अपने कंट्रीब्यूशन का नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयर का मिलेगा। और एम्प्लॉयर का कितना मिलेगा बताओ, 2 ऑप्शंस। पहला, अगर कितना मिला एटीआर में तो 14, एटीआर में नहीं तो 10% मिलेगा। ठीक है, आपने तो मिलेगा नहीं क्योंकि एटीआर में तो मिलता ही नहीं है, बट एम्प्लॉयर का मिलता है। वो अभी सेंट्रल तो 14 मिलेगा, अदर देन सेंट्रल तो 2 ऑप्शंस, रेगुलर स्कीम में 10%, एटीआर में 14%। बाकी सब कुछ सेम ही। चलो अभी टीडीएस में कुछ चेंजेस हुए, बता देता हूं क्या क्या हुआ है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है ना 193, तो सिक्योरिटीज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है उसका आपको डिडक्शन, उसका टीडीएस कट होगा। हु कैन डिडक्ट टीडीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल स्टेट एक्ट। तो ये जो मैंने पॉइंट 1 में नाम दिए, अगर आपने इनके सिक्योरिटीज लिए उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टीडीएस कट होगा। ठीक है, व्हाट इज द रेट, रेसेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी एंड डोमेस्टिक कंपनी 10%, नॉन कॉर्पोरेट मतलब अदर देन कंपनी, तो उसका रेट कितना है। तो अगर आप रेसिडेंट हो अदर देन डोमेस्टिक कंपनी तो 10% है, डोमेस्टिक कंपनी के लिए 10% है। इसमें भी नो अमेंडमेंट।
तीसरा पॉइंट, नो अमेंडमेंट। सर कब टीडीएस कट होगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब ड्यू पहले होगा या पेमेंट, ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर, मतलब ड्यू बेसिस पे टीडीएस कट होगा। इसमें भी अमेंडमेंट नहीं है। टीडीएस कट कब नहीं होगा? उसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो ये यहां पे अमेंडमेंट हुआ है। बस ये अमेंडमेंट हुआ है कि यहाँ पे टीडीएस कट नहीं होगा। पहला तो एज इट इज था, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड है तो टीडीएस कट ही नहीं होगा। दूसरा, नोटिफाइड डिबेंचर इशूड बाय पब्लिक सेक्टर कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें भी कट नहीं होगा। तीसरा, सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, इसमें भी कट नहीं होगा, लेकिन कब तक? However, interest exceeding 10,000 on 8% bond, 7.7% bond, इस पे कट होगा। मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की अगर सिक्योरिटीज है तो टीडीएस कट नहीं होगा, लेकिन अगर ये वाले सिक्योरिटीज है जो मैंने हाईलाइट किया है, पहला कौन सा है? 8% टैक्सल बॉन्ड 2003, 8% रेट एंड 7.75% सेविंग बॉन्ड 2018। तो ये जो बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू किया उसमें 10,000 के ऊपर है तो कट होता है, अप टू 10 कट नहीं होगा। जो ऊपर ए एंड बी में फर्क कैसा है? ए एंड बी में अमाउंट का लिमिट ही नहीं है। ए एंड बी में 50,000 दिया तो भी कट नहीं होगा, सी में 10 के ऊपर कट होगा, अगर 12,000 है तो पूरे 12 पे कट होगा। अपन ने पढ़ा है कि अगर ये क्राइटेरिया है, ये एग्जाम्पशन नहीं है, तो अगर 12,000 है तो 12 पे कट होगा। तो इसमें और एक ऐड क्या हुआ है? फ्लोटिंग रेट सेविंग बैंक 2020 और नोटिफाइड सिक्योरिटीज, तो ये भी उसमें क्या हुआ है? ऐड हुआ है। तो अभी 3 ऐसे बॉन्ड्स है, कौन से? 2003, 2018, 2020, जिसमें 10,000 तक अगर इंटरेस्ट है तो टीडीएस कट नहीं होगा, लेकिन 10,000 के ऊपर है, 12,000 है, 15,000, तो पूरे 15,000 पे कट होगा। ठीक है, तो बाकी कुछ अमेंडमेंट नहीं है, बाकी वो सब सेम ही है। नेक्स्ट कौन है? इंटरेस्ट पेबल टू इंडिविजुअल एचएफ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो कब टीडीएस कट नहीं होगा? पहला, अकाउंट पे चेक से दिया एन अमाउंट साल का 5,000 तक है तो टीडीएस कट नहीं होगा, 5,000 के ऊपर है तो कट होगा। तो गाइस ध्यान में रखना है, सी एंड डी में अमाउंट का लिमिट है, बाकी जहां जहां पे अमाउंट का लिमिट नहीं है ना, वहां पे कितना भी अमाउंट टीडीएस कट नहीं होगा। जैसे देखो बी है, एफ है, इसमें आपको अमाउंट नहीं दिखेंगे, तो जहां पे अमाउंट नहीं दिख रहे हैं मतलब यहाँ पे कितना भी इंटरेस्ट हो, 1 करोड़ रुपए भी इंटरेस्ट देंगे इनको ऑन सिक्योरिटीज तो टीडीएस कट नहीं होगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि ए बी, उसके बाद डी ने ई एफ जी, तो ए बी डी एफ जी, इनके लिए कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हो टीडीएस कट नहीं होगा। 194 डी है, पेमेंट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी देखो इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ? बस रेट चेंज हुआ है। अच्छा, पहले इसमें टीडीएस कब कट होता है? वो पॉलिसी 1010 डी में एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो अभी 1010 डी पहले पता होना चाहिए ना, तो अपन तो रिवाइज करते हैं। सेक्शन 1010 डी क्या है, जरा ध्यान से सुनना है। अगर कोई याद है तो मैं आपको एक टेबल बना के दिया था, वापस देखो। डेट ऑफ इशू ऑफ पॉलिसी, सम एश्योर्ड, प्रीमियम। अगर पॉलिसी बिफोर 31 मार्च 12 के पहले इशू हुआ है, सम एश्योर्ड 3 लाख है। अगर प्रीमियम एक्सीड करता है या प्रीमियम लेस देन इक्वल टू 20% ऑफ सम एश्योर्ड है, सो 3 लाख का 20% कितना होगा? 60,000। तो ये टैक्सेबल होगा क्या? नहीं होगा, फिर वो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1010 डी। लेकिन अगर यही एक्सीड है 20% तो क्या होगा? ये टैक्सेबल होगा, एंड जहां पे टैक्सेबल होगा वहीं पे क्या होगा? टीडीएस कट होगा। तो पहले 1010 डी में अपन ने एग्जाम्पशन पढ़े थे, अगर आपका प्रीमियम 20% से कम है, 12-13 तो कितना है बताओ? 10% से कम, 12 के पहले 20 से कम, 12-13 में 10 से कम, 13 के बाद 10 तो है, प्लस अगर हैंडीकैप है तो 15% से कम। तो 20, 10, 15 के पहले अगर आपका प्रीमियम है सब एश्योर्ड का तो टीडीएस कट नहीं होगा, मतलब वो एग्जेम्प्ट होगा। एंड उसके ऊपर अगर आपका प्रीमियम है, मतलब 20% के ऊपर है, 10% के ऊपर है, 15% के ऊपर है, तो पॉलिसी क्या होगा? टैक्सेबल होगा। एंड जब पॉलिसी टैक्सेबल होगा तो टीडीएस कट होगा। तो पहला लाइन आपको समझना है कि ये टीडीएस कब कट होगा? पहले वो इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल होना चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल कब होगा? मैंने आपको बता दिया कब टैक्सेबल होगा।
पहले रेट जो 5% था अभी कितना हो गया, वो 2% हुआ है। तो 30 सितंबर 24 के बाद अगर पैसा मिलेगा तो 2% टीडीएस कट होगा। 30 सितंबर 24 के पहले मिला है तो 5% कट होगा। एंड अमाउंट यहाँ पे भी 1 लाख का एग्जम्पशन है, मतलब जहां जहां पे टैक्सेबल है ये अमाउंट अगर 1 लाख तक है तो टीडीएस कट नहीं होगा, 1 लाख के ऊपर होगा तो टीडीएस कट होगा। तो जो जो इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल है उसका मैच्योरिटी अमाउंट पहले 1 लाख के ऊपर होना चाहिए, फिर टीडीएस कट होगा, अदरवाइज टीडीएस कट नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। ये प्रोविजन बहुत सिंपल है, बट आपको पहले 1010D पता होना चाहिए कि 1010D में एग्जामिशन कब है। हाँ, कब है, जब प्रीमियम इज बिलो 20%, 10%, 15%, उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल है, टैक्सेबल है तो टीडीएस कट होगा, वो भी 1 लाख के ऊपर। एंड उसमें चेंज किया हुआ है 30 सितंबर 24 के पहले अगर पैसा मिलेगा तो 5% टीडीएस कट होगा, 30 सितंबर 24 के बाद 2% कट होगा। सिमिलर अमेंडमेंट कमीशन में हुआ है, बस डेट ध्यान में रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। 1 अक्टूबर 24 के पहले 5% टीडीएस था, कितना हो गया, 2% हो गया है। सो कौन सा कमीशन है, लॉटरी टिकट्स। तो जो लोग लॉटरी एजेंट है उनको गवर्नमेंट से कमीशन मिलता है, तो अगर वो सालाना कमीशन 15,000 के ऊपर है तो 5% टीडीएस कट होता है, लेकिन अगर वो कम है तो टीडीएस कट नहीं होगा। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद अभी रेट कितना हो गया, 2% कर दिया है, बाकी कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट 194IA, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट ए कैपिटल एसेट, सबको पता है, तो उसमें कैपिटल टैक्स नहीं तो गेन भी, टीडीएस भी अप्लाई नहीं होगा। तो अगर अपन ने लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर किया है, ठीक है, तो बाकी सब सेम ही है, चेंज कहां पे हुआ है बता दो क्या है। तो अगर आपको याद है आपने कोई एसेट लिया है जिसका वैल्यू 50 लाख के ऊपर है, देखो कंसिडरेशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड बिल्डिंग पार्ट, अच्छा अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अगेन रूरल एग्रीकल्चर लैंड आउट कैपिटल एसेट। अच्छा कंसिडरेशन में क्या कहता है, मैंने क्लास में कहा था 50 लाख का लिमिट था, अभी अपन अमेंडमेंट लेक्चर देख रहे तो अपन ने सेक्शन तो पढ़ा ही है। तो 50 लाख में आपका घर का वैल्यू, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह होते हैं, पार्किंग आपने खरीदा है, मेंटेनेंस चार्जेस, डेवलपमेंट फीस, जो भी दिया सब मिला के अगर 50 के ऊपर है तो टीडीएस 1% कट होगा। तो अमेंडमेंट का ये तो अपन ने पढ़ा है, अमेंड देखो कहां पे हुआ है, यहाँ पे दावा प्रोविजन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट वेयर देयर इज अ मोर देन वन ट्रांसफर और ट्रांसफर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मूल प्रॉपर्टी, मतलब 2-3 लोगों ने मिलकर प्रॉपर्टी लिया है, एंड पहले क्या होता था पर पर्सन 50 लाख का एग्जाम, मतलब को ओनर है तो मैंने एक को 50 दूसरे को 50, नो टीडीएस। तो गवर्नमेंट को पता चली कि ऐसे टैक्स प्लानिंग हो रहा है, ओनरशिप में लोग पैसा ले रहे हैं, तो उन्होंने वो लिमिट एग्रीगेट कर दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल प्रॉपर्टी, देन द कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेटिंग थ्रेशोल्ड लिमिट शैल बी एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट पेड। एग्रीगेट अमाउंट पेड मतलब ऐसा होगा 50 लाख के ऊपर होगा तो होगा, 50 लाख के ऊपर होगा तो होगा, कितने के ऊपर, 50 लाख के ऊपर। तो अभी एग्रीगेट देखेंगे तो अगर एक, मैं आपसे 3 लोगों से आपका घर खरीदा, 3 ओनर है, मैं 30 लाख दे रहा हूं, टोटल 90 हो गया ना, एग्रीगेट 50 के ऊपर हो गया, तो बस बाकी 50 लाख का लिमिट सेम है, 1% सेम है। अमेंडमेंट का आप एग्रीगेट देखा जाएगा, एग्रीगेट 50 के ऊपर होना चाहिए, बाकी सब कुछ सेम। 194IB रेसिडेंशियल रेंट में अमेंडमेंट हुआ है, क्या अमेंडमेंट हुआ है, बस टीडीएस का रेट कम हुआ है। 30 सितंबर के पहले का जो रेंट है उसका 5% से कट करना है, 30 सितंबर के बाद रेट कितना होगा, 2%। अच्छा इसका पहले टीडीएस कब कट होता है, अगर आप इंडिविजुअल एचएफ हो एंड अगर आपका मंथली रेंट 50,000 से ज्यादा है ना, ये अपन ने, ये एक ही प्रोविजन है जहां पे पर मंथ है, बाकी सब लिमिट्स ईयरली है, मैंने क्लास में कहा था ये एक ही सेक्शन है जहां पे लिमिट पर मंथ है, तो जिस महीने का रेंट 50,000 के ऊपर होगा उसका टीडीएस कट होगा। अच्छा टीडीएस कब कट होता है, सबको पता है, 2 ऑप्शन है, अगर मैंने पूरे साल घर अप्लाई किया तो मार्च में कट होगा, एंड मैंने अगर इन बिटवीन छोड़ दिया, नवंबर में घर छोड़ दिया तो नवंबर में होगा, है ना। तो टीडीएस कब कट होगा, अगर पूरे साल ऑक्यूपाई करेंगे तो कैलकुलेशन मार्च में होगा, इन बिटवीन छोड़ दिया तो लास्ट मंथ ऑफ वैकेंसी, तो नवंबर में छोड़ दिया तो नवंबर में होगा, अक्टूबर में छोड़ दिया तो अक्टूबर में टीडीएस का कैलकुलेशन होगा। तो अपन क्या करेंगे, रेंट ऐड करेंगे, सितंबर तक का जो रेंट है उसका 5% लूंगा, सितंबर के आगे का रेंट का टीडीएस 2% होगा, बाकी सब सेम होगा, बाकी कुछ भी नहीं, इतना है। नेक्स्ट 194M, अच्छा 194M कब पिक्चर में आता है, जब
3 सेक्शन काम नहीं करते, अपन ने देखा था 194C, 194D, 194H, करेक्ट ना। सो हमने पेमेंट किया है बट ये 3 सेक्शन में नहीं आ रहा है, करेक्ट ना। तो ऐसा कोई पेमेंट है जो इन 3 सेक्शन में फिट नहीं हो रहा है, जैसे मैंने कहा था आपको कि 194C में कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का तो टीडीएस कट नहीं होगा। मैंने आपको शादी का एग्जांपल दिया था कि शादी का केटरर को पेमेंट 60 लाख रुपए करना है बट वो पर्सनल नेचर का है, तो 194C में तो कट नहीं होगा, वो यहाँ पे कट होगा क्योंकि अमाउंट 50 के ऊपर है। तो पहले 194M आने के लिए ये ध्यान में रखना है, पहले सबको बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये सेक्शन अप्लाई कब नहीं होते हैं। सॉरी, तो जब ये 3 सेक्शन अप्लाई नहीं होते, मैंने यहाँ पे दिया है, तो पहले ये 3 सेक्शन जाके पढ़ना है कि ये 3 सेक्शन अप्लाई कब नहीं होंगे, एंड जब ये 3 सेक्शन अप्लाई नहीं होते तो ये 194M पिक्चर में आता है। और इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है, पहले 50 लाख के ऊपर था पेमेंट, याद है ना, अगर 50 लाख के ऊपर पेमेंट है तो 5% टीडीएस कट होगा। अभी ये भी रेट 2% कर दिया 1 अक्टूबर के बाद। तो ये तीनों आखिरी 3 सेक्शन के अमेंडमेंट सेम ही, 5 का 2% कर दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लोगों के भलाई के लिए मोदी जी ने क्या कर दिया, टीडीएस के रेट मस्तपैकी कम कर दिए। टीडीएस रेट क्या कर दे, मस्तपैकी कम कर दिया है। बराबर है क्या, क्लियर है, एनी क्वेश्चन। तो पहले ये सेक्शन में लर्न क्या करो कि ये 3 सेक्शन अप्लाई कब नहीं होंगे, ठीक है, ये पहले पढ़ लो एंड फिर यहां पे आना है, बाकी सब सेम ही है। 194AE, ओ सॉरी, अगर आपका कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे, गुड्स या सर्विस आप अमेजोन पे लिस्टेड है तो उसका टीडीएस कौन कट करता है, अमेजोन, ये उसके बारे में एक प्रोविजन है। तो उसमें भी बस रेट में चेंज हुआ है, जो पहले 1% था वो भी कितना हो गया 0.1%। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जैसे अमेजोन पे आपको कोई गुड्स या सर्विस लिस्टेड है तो उसमें टीडीएस का रेट 1 अक्टूबर पहले 1% था, अभी कितना हो गया वो 0.1% हो गया, बस उतना ही है, बाकी सब सेम ही है। बाकी कुछ ऐसा मेजर अमेंडमेंट इसमें नहीं है, बस उतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ये जो एम्प्लॉयर ने जो अपना टीडीएस कट किया है या बिजनेसमैन ने जो टीडीएस कट किया है, ऑल द सम डिडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल बी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम ऑफ द एसेट डीम्ड टू बी इनकम रिसीव्ड। मतलब जिस बंदे ने टीडीएस कट किया है, अगर उसने गवर्नमेंट को नहीं दिया तो आपकी इनकम से तो कट हो गया, उसने गवर्नमेंट को नहीं दिया तो आप फंस जाओगे, इसलिए उसके लिए वो इनकम माना जाता है। ये तो अपन ने भी पढ़ा था। तो इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है, ये इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो, टीडीएस कहीं का भी हो, टीडीएस कहीं का भी हो, पेमेंट इंडिया के बाहर हो या इंडिया में हुआ हो, वो इसका इनकम माना जाएगा, ठीक है। एंड एक टीसीएस में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है। टीसीएस में अपन ने पढ़ा था कि अगर मोटर व्हीकल 10 लाख के ऊपर है, अगर खरीद, एक शोरूम प्राइस मैंने क्लास में कहा था, न्यूमेरिकली भी करके देखा था, एक शोरूम प्राइस अगर 10 लाख के ऊपर है तो टीसीएस कलेक्ट होगा खाली एक शोरूम प्राइस का। तो अभी वो चीज लग्जरी गुड्स को भी अप्लाई हो चुका है, किसके लिए अप्लाई हो चुका है, इट इज नाउ एप्लीकेबल टू लग्जरी गुड्स ऑल्सो, बस उतना ही अमेंडमेंट है। बाकी इसमें कुछ ऐसे आगे के चैप्टर अमेंडमेंट नहीं है। तो गाइस दैट्स इट, दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, उतना ही दिया है, तो इतने अमेंडमेंट्स पढ़ लो विच आर मोर देन इनफ। तो गाइस थैंक यू सो मच, एंड इसके बाद अपन जीएसटी के अमेंडमेंट्स भी कवर करने वाले हैं। थैंक यू।